नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको वर्ल्ड वाइड एजुकेशन पॉडकास्ट सीरीज में, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो इंग्लिश फॉटे में यहां पर अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। इनकी जर्नी, जो एकेडमिक जर्नी कहूं, बड़ी ही अलग रही है, लेकिन आज जो जिस विधा में वो हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट से ये किस्सा शुरू होता है और लैंड करता है इंग्लिश सब्जेक्ट पे। तो आज है हमारे साथ नेहा सचदेव मैम, जिनकी जर्नी जानेंगे, ये भी जानेंगे कि वो किस तरह प्रिपेयर करती हैं बच्चों को स्टडी अब्रॉड पैटर्न के लिए, और वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप स्टडी अब्रॉड के चांसेस में 101% एश्योर हो जाते हैं। वेरी वार्म वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच कार्तिक, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। आपने मुझे बताया था कि आपकी जर्नी पढ़ाने से ही शुरू हुई थी, तो कुछ उसके बारे में बताइए। एग्जैक्टली कार्तिक, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। मेरी जर्नी पढ़ाने से शुरू हुई और मेरे पढ़ते पढ़ते शुरू हुई। तो मैंने पढ़ते पढ़ते पढ़ाना शुरू करा और पढ़ाते पढ़ाते which class, किस क्लास में थे? मैं एग्जैक्टली क्लास में नहीं थी। आई कंप्लीटेड विद माय स्कूलिंग और इट वाज माय सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। आई डिड माय बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। तो मेरा वो सेकंड ईयर था जब मेरे पास कुछ ऐसे होते ना घर में ट्यूशन वाली दीदी वाला, तो कुछ ऐसे आसपास के बच्चे हैं और सोशली आई एम क्वाइट एक्टिव। तो मेरे पास मेरी फर्स्ट स्टूडेंट, आई वेरी फेयरली रिमेम्बर टुडे दैट शी वाज ऑफ संस्कार वैली, और मेरे पास प्रिसाइसली सोशल और बिजनेस स्टडीज पढ़ने आई थी। बिकॉज 10th में ही उनको बिजनेस स्टडीज और ये सारे सब्जेक्ट्स होते थे। ICSE था संस्कार वैली, और शी वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो स्कूल नहीं जा पाती थी, जिसकी वजह से उसने मुझे कहीं से हैपन टू अप्रोच करा और फिर मैं उसको पढ़ाने लगी। तो वो मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। नो डाउट इट वाज वेरी मच एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस था। जो आप कह सकते हो कि जिस पॉइंट पे मैंने रियलाइज करा कि यस, मैं पढ़ा सकती हूँ और मुझे बहुत मजा आया इस फील्ड में। बिकॉज देखिए, कहते हैं ना कि आप जो भी करो उसमें आपको मजा आना चाहिए। तो लिटरली मुझे पढ़ाने में मजा आया। बिल्कुल मैम, आपने मजे की बात कही, लेकिन कभी कभी ऐसा तो नहीं हो जाता कि वो मजा सजा बन जाए? क्योंकि टीचर के लिए कोई टाइमिंग नहीं होती। कॉर्पोरेट जॉब्स की टाइमिंग होती है कि 11 से 7 कर ली गई, लेकिन मुझे लगता है टीचर 7 o'clock से या 6 o'clock से शुरू करता है और रात भर, क्योंकि आप घर भी आके फिर क्रॉस चेक कर रहे होते हो, एग्जाम्स की शीट्स चेक कर रहे होते हो। तो इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली कार्तिक, देखो कहते हैं ना कि एजुकेशन हैज नो एज। कभी भी इंसान सीख सकता है। तो इंसान, वो पढ़ने की कोई एज नहीं होती, पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती। तो पढ़ाने वाले की कैसे लिमिट कर सकते हो? तो हम तो वो लिमिटलेस लोग रहते हैं जो सुबह शुरू हो जाते हैं और फिर ऑन गोइंग, जैसे आपने बोला। देखिए, पढ़ाना एक ऐसी चीज है कि हम उसको कभी कन्फाइन कर भी नहीं सकते हो। कि आप एग्जांपल अगर देती हूँ कि मैं इस इंस्टीट्यूट में वर्ल्ड वाइड एजुकेशन में आज 7+ ईयर्स से हूँ, तो ऐसा नहीं होता कि मेरे पास लिटरली अभी लास्ट वीक अगर मैं आपको मैसेज दिखाऊं तो मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो अभी मुंबई सिटी बैंक में एसोसिएटेड है, और उसका भी रिसेंटली मैसेज आया। वो बिकॉज ऑफ सम रीजन, बच्चे यहाँ जरूर आते हैं, बट उनमें से आप कह सकते हो 4-5% ऐसे केस होते हैं, सब कुछ होने के बाद भी वो बाहर अच्छे से सेटल नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो इधर उधर मूव हो जाते हैं। तो उसका भी मैसेज आया, मैम मुझे मैंने आपसे कोविड से पहले पढ़ा था। लाइक आप कह सकते हो 2000 की बात होगी, 2020 की बात होगी प्रिसाइसली। 21 से लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट, तो 20 का मुझसे पढ़ा हुआ है ऑफलाइन जब क्लासेस होती थी। तो उसका मैसेज आया मेरे पास कि मैम मुझे ऐसी ऐसी आपकी हेल्प चाहिए थोड़ी सी, और जब मैं आपसे पढ़ा था मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। तो लाइक क्वेश्चन आपका ये था कि कोई टाइम नहीं होता है कि उसको मैंने कब उसको पढ़ाया, वो कब इंस्पायर हुआ, वो कहाँ सेटल हो गया, और ये बात को 5 साल लगभग बीतने वाले हैं और अब उसने अप्रोच करा कि मैम फिर पढ़ा दीजिए। तो टाइम हम लोग कर ही नहीं सकते, बिकॉज हमारा काम है पढ़ाना। तो ठीक है, ऑफ कोर्स हम ऑक्यूपाइड रहते हैं, और पढ़ाना तो अब मैं ऐसा बताऊं कि घर से ही शुरू हो गया। बिकॉज एक मेरा छोटा बेबी है 5 ईयर का, तो घर पे उसको पढ़ाते हैं, फिर यहाँ के पढ़ाते हैं, फिर घर पे कुछ बच्चों के क्वेरीज होते हैं, डाउट्स होते हैं, कुछ कंसर्न्स होते हैं। तो हम उनको ये नहीं बोल सकते कि 8 बज गए बेटा मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है। तो ये एक फील्ड ही ऐसी है कि ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान का कोई टाइम नहीं होता है। एग्जैक्टली अंत नहीं है। ये सजा नहीं बनती हमारे लिए। कई बार घर वालों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट बाय गॉड्स ग्रेस हो जाती है चीजें एडजस्ट। मैम, इंस्पिरेशन की आपने बात कही। हाँ जी। आपको किस चीज ने ड्राइव किया, या वर्ल्ड वाइड एजुकेशन में आपका कौन इंस्पिरेशन है? आई वुड लाइक टू।
देखिए इंस्पिरेशन तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, बिकॉज मैंने आपको जैसा पहले बताया कि एजुकेशन इज समथिंग दैट रियली अट्रैक्ट्स मी। ये फैसिनेशन था मेरे लिए, जो ग्रेजुअली मेरा स्किल बन गया, और अब मैं अनडाउटफुली कह सकती हूँ कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो ड्राइविंग फोर्स नो डाउट बहुत बड़ा और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है खुद सीमा मैम, जिनको मैं आज की डेट में भी अपना मेंटोर समझती हूँ, क्योंकि एज अ पर्सन शी इज जस्ट नॉट अ लेडी विद अ ब्यूटिफुल गोल्डन हार्ट, बट she has lots and lots of stuff to guide you, to inspire you and unconditionally motivate you. तो जब उन्होंने मुझे हायर किया, at that time I was a fresher, कुछ relevant experience नहीं था मुझे इस फील्ड में, but yes थोड़ा इधर उधर का by and large थोड़ा बहुत experience था, कहीं ना कहीं indirectly associate होता है टीचिंग में, but as a core कोई मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं थी। तो उन्होंने मुझ में कोई चीज़ देखी, और प्रिसाइसली अगर मैं बोलूँ तो डेडिकेशन। देखिए आप कोई भी काम को करो, आप एक स्टूडेंट का भी एग्जाम्पल ले लो, अगर वो डेडिकेटेड नहीं है तो अपनी फील्ड में कभी भी वो बेस्ट नहीं कर पाएगा, वो सक्सीड नहीं कर पाएगा अगर डेडिकेशन नहीं है। डेडिकेशन के साथ दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका गोल होना चाहिए। आप डेडिकेटेड हो लेकिन आपको आपका पर्पस, आपका गोल, आपका मिशन, एम अगर क्लियर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको डिविएट कर सकता है। तो ये दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, जो मेरे अंदर बहुत क्लियरली डिफाइन थी। तो मैम ने उन चीज़ों को देखा, और फिर उसके बाद वी आर ह्यूमन बींग्स, तो गलतियां हर किसी से होती है। मैम ने हर पल बहुत अच्छे से समझाया चीज़ों को, बहुत अच्छे से गाइड करा, और कहते हैं ना वो जौहरी की परख तो सॉरी हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है। तो मैम ने बहुत अच्छे से समझा, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि हमसे कोई गलतियां नहीं हुई, मैम ने हर पल गाइड करा, और वो ऐसे लेसन्स थे, इनफैक्ट वो सिर्फ इस प्लेस, इस प्रेमाइसेस, इस प्रोफेशन तक नहीं रहे, वो मेरे लिए लाइफ लेसन्स थे। तो बहुत बड़ा क्रेडिट देती हूँ, बीइंग एन इंस्पिरेशनल फैक्टर या बीइंग अ रोल मॉडल फॉर मी इज ऑफ कोर्स सीमा कुशवाहा मैम। पिछले पॉडकास्ट में उनके साथ मेरी चर्चा हो रही थी, उनका सेकंड पॉडकास्ट उनके साथ था, तो मुझे लगता है कि पैशन जो है वो एक लेगेसी के तौर पे लेके चल रही है मैम, क्योंकि मैम ने भी पैशन के ही तौर पे वर्ल्ड वाइड एजुकेशन को शुरू किया। और क्योंकि काउंसलर आरती मैम से जब बात हुई, आज आपसे बात हो रही है, तो मैंने देखा वो पैशन डिलीवर होते जा रहा है। पैशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट वो बढ़ते जा रही है टर्मिनोलॉजी, लेकिन एक पैशन का जो कीड़ा है वो सब में था। शायद मैम ने भी उस तरीके से जज किया, शायद मुझ में भी वही पैशन जज किया जो मुझे होस्ट करने का उन्होंने अवसर दिया। तो बहुत अच्छा लगा कि मैम आप सीमा मैम को किस प्रकार अपना गुरु या मेंटोर मानते हैं। मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि आप किस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट करती हैं वर्ल्ड वाइड एजुकेशन में। क्या बच्चों की क्वेरीज रहती हैं, या कोई भी ऐसी स्टोरीज जो आपको हर समय याद रह जाती है बच्चों की? सर कई बार तो बच्चों के बहुत फनी एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे हम अगर आइल्स के एग्जाम की बात करें तो उसमें एक स्पीकिंग सेशन होता है, जैसे 4 बिकॉज ये लैंग्वेज है सर। देखिए अगर हम इसकी बात करें कार्तिक के कोई भी एग्जाम की, GRE ले लें, GMAT ले लें, IELTS, PT, Duolingo, TOEFL, SAT, तो ये इनमें जो इंग्लिश का पार्ट होता है, तो इंग्लिश इट्स ओके एज अ सब्जेक्ट, बट मोर अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो इट्स अ लैंग्वेज। तो प्रिसाइसली मैं एग्जांपल दूंगी आइल्स के, जब मैं एक स्पीकिंग ले रही थी एक स्टूडेंट की, तो कई बार मतलब फनी भी बहुत होता है, कई बार हम इतने इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कई बार जो उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े होते हैं, और जब वो बच्चे बताते हैं तो एक अलग लेवल का कनेक्ट, एक बॉन्ड डेवलप होता है बच्चों के साथ, जहाँ पे वेयर यू गेट टू नो यू नो इन एंड आउट ऑफ अ कैंडिडेट, एक मतलब बहुत थॉरोली बच्चों से वेलवर्स हो जाते हो, बिकॉज बच्चे इतनी ऐसी चीजें स्पीकिंग में आपको बताते हैं, और कई बार तो इतनी हंसी आती है कि दैट यू नो टीयर्स स्टार्ट रोलिंग आउट ऑफ योर आईज। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब पूरा 360 डिग्री रोलर कोस्टर होता है, उसमें हर प्रकार का इमोशन होता है। राइट, और मुझे भी दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग पार्ट, आई शुड एक्चुअली से, ये बहुत, क्योंकि बच्चा भी उस समय हर इमोशन पे एक्सपीरियंस कर रहा होता है कि एक तो विदेश जाना अपने में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, फिर उसी के साथ पैरेलली आपको पढ़ते रहना है, फिर उसके भी अपने अपने इमोशंस हैं जो उसको लेके मतलब बैलेंस करके चलना है। इंटरव्यू फोबिया सबसे बड़ी चीज है। मैम फोबिया पे आपने बात कही, तो मैं जानना चाहूंगा कि
क्या ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो आप जब पढ़ा रहे होते हैं, ये हाँ जैसे जी। एक इंटरव्यू भी एक चैलेंज के ही तौर पे लिया Right, जाता है क्योंकि उसको बिल्कुल। पास करना है, हाँ तो जी। कुछ उसके बारे में बताइए ना कि स्टूडेंट कैसे इस चीज को फेस करते हैं। सर देखिए ये तो मैं सिर्फ इस फील्ड में नहीं कहूँगी, आप कहीं भी चले जाइए तो एक अगर एक आईएएस की भी कोई तैयारी कर रहा है और उसने भी अगर एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो ये मेरे को लगता है ये इंटरव्यू नाम ही ऐसा है कि पता नहीं इसमें कौन से बिल्कुल। फोबिया जुड़े हुए हैं। तो ये इसको बहुत बहुत सारे वेल वर्स नो डाउट बहुत अच्छा भी स्कोर आया होगा, टॉप पोजीशन पे भी होंगे, बट ये इंटरव्यू के नाम से फोबिया होता ही होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब हम बच्चे को नॉलेज तो हम दे पाते हैं, बच्चा चीज को समझ लेता है, प्रैक्टिस भी कर लेता है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन, जब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की इन प्रेजेंटिंग आवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अननोन पर्सन, तो वो सबसे ट्रिकी पार्ट होता है। देखिए हर कोई इंसान अपने जब तक कंफर्ट जोन में रहता है तो वो बिल्कुल बेस्ट रहता है, लेकिन जैसे ही आपने वो उसका जो कंफर्ट जोन की जो लिमिट्स को थोड़ा सा क्रॉस करवाया, एक अननोन एनवायरनमेंट में उसको बिठाया जहाँ पे स्ट्रेंजर्स बैठे हैं और उससे कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक क्वेश्चन थ्रो कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए हैंडल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज उसके कोर्स में नहीं सिखाया गया उसको कि इंटरव्यू प्रेशर या ये इंटरव्यू फोबिया को कैसे हैंडल करना है। तो मुझे लगता है कि हमें उसकी पर्सनालिटी को ऐसा ग्रूम करना चाहिए, उसको इतना कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए कि किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सिचुएशन में, कितने भी इंटरव्यू भले कितना भी बड़ा पैनल क्यों ना हो, वो उसको बहुत फ्रेंडली हैंडल कर ले। तो उसके लिए हम लोग उनको ऐसे यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं जहाँ पे बच्चा फील करे, बिकॉज हमें भी ट्रेनिंग दी जाती है जैसा कि इंटरव्यूज में वहाँ पे होता है, स्पेसिफिकली आइल्स का जब बच्चा इंटरव्यू देने जाएगा, वीजा इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे कितना क्रिटिकल एनवायरनमेंट होता है, उसको कैसे फेस करना, और ऊपर से हमें मतलब जो वहाँ पे इवैल्यूएटर्स होते हैं, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, उनको भी बोला जाता है यू हैव टू वेयर अ वुडन फेस, बस आपको स्माइल करना है, बच्चा कितना भी बुरा बोले कितना भी अच्छा बोले तो बच्चा जज ही नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा वो फ्रेंडली हो जाएगा उस एनवायरनमेंट से। तो मुझे जो लगता है कि जो आपने फ्रेंडली एनवायरनमेंट की और एम्बियंस की बात की, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन बहुत बखूबी उस तरीके को डिलीवर करता है, क्योंकि सीमा मैम से जब बात हुई, काउंसलर आरती से बात हुई, तो मुझे लगा कि वो बच्चे को पैम्पर कह लीजिए या उनके लिए एम्बियंस क्रिएशन इस तरह से करते हैं कि वो इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। अमेजिंग। देखिए ये तो शायद मैम का एग्जाम्पल दिया वर्ल्ड वाइड एजुकेशन का, तो बहुत अच्छे से जस्टिफाई होता है कि फिटेस्ट वुड सर्वाइव। तो पेंडेमिक आया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मशरूम हुए, फिर हुए और खत्म हो गए। तो पेंडेमिक के बाद भी अभी हम अगर सरवाइव करें और इतने सालों से, सो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल अपने आप में है कि फिटेस्ट है हम लोग वेल जस्टिफाइड है, हम वेल प्रोवन, हम बहुत खरे उतर चुके हैं बहुत ऐसी बारों में। और उसके अलावा मैं अगर आपकी इस कंसर्न को अगर हैंडल करूं तो कि हम बिलीव करते हैं सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाने में बेटरमेंट नहीं होगा। अगर आप कहिए कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, यहाँ पे एक और सर हैं जो क्वांट पढ़ाते हैं, साजन सर, तो वो अगर सिर्फ डिलीवर कर दें, देखिए टीचर का पार्ट सिर्फ डिलीवरी नहीं होता है, बट इट इज ऑल अबाउट कि कैसे एक वीक से वीक स्टूडेंट भी, वीकेस्ट स्टूडेंट भी वो चीज को समझ लेता है कॉन्सेप्ट को, तो वहां पे प्रूव होता है कि यस टीचर इज अमेजिंग। तो वहां पे टीचर को आप 10 आउट ऑफ 10 रैंक देते हो। तो हमारा पर्पस यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन इम्पार्ट करना नहीं है, बहुत ज्यादा बच्चों को समझ में आए और उसके साथ साथ उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूम हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात आती है, जहाँ पे अलग अलग सिचुएशन को बच्चे को हैंडल करना आता है, जहाँ पे उनकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें हेल्प करती है बच्चे को इंटरव्यू फोबिया को क्रैक करने की। मैम अक्सर जब स्टडी अब्रॉड की बात कही जाती है तो कई ऐसी टर्मिनोलॉजी आती हैं इस प्रोसेस के दौरान प्रिपरेशंस के लिए, जैसे आइल्स हो गया, टॉफल हो गया, जी मैट, जीआरई, तो मैम ये एकदम ड्रिबल कर जाती हैं, जैसे तारे जमीन पर नहीं होता कि इतने ढेर सारे वर्ड्स, कैसा प्रोसीजर होना है, क्या स्टेप्स होना है। तो मैम आई वुड लाइक टू नो कि पर्टिकुलरली जैसे आइल्स है या टॉफल है, तो आप एक एक सेगमेंट को प्लीज समझाएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट इट इज वर्थ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। ये आजकल बच्चों को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है, मतलब बाहर जाना है तो इट इज आइल्स, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली और मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करती हैं, तो सबको आइल्स पता है। लेकिन अगर हम बात करें जीआरई, जीमैट, तो
इतनी अवेयरनेस नहीं है। और इनफैक्ट आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि जीआरई जीमैट जो एग्जाम्स है वो हमारे इंडिया में भी अगर हमें कुछ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो जीमैट और जीआरई का स्कोर कार्ड एक्सेप्टेड है। तो जीआरई जीमैट लोग कहते हैं कि बाहर जाना है और कुछ को वो भी अवेयरनेस नहीं है। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको राइट कोर्स, राइट यूनिवर्सिटी अगर आपने प्लान करी है तो आपको ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कोर्स करना आपको उस डेस्टिनेशन, राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचा पाएगा। बिल्कुल। तो मैम आइल्स के प्रोसीजर पे अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, सबसे पहले मुझे लगता है कि लोग अवेयर आइल्स के बारे में हो पाए थे, बहुत फ्रीक्वेंटली मतलब एक्सेप्टेड है। तो प्लीज आइल्स के बारे में बताएं, उसके प्रोसीजर के बारे में। बिल्कुल कार्तिक है। देखिए अगर हम आइल्स की बात करें तो बेसिकली आइल्स को हम ऐसा समझे, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। बिकॉज है क्या, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये लैंग्वेज एक भाषा को टेस्ट कर रहा है। आप भाषा को क्यों टेस्ट करें? बिकॉज आप ऐसी कंट्री में जाने वाले हो जहाँ पे नेटिव्स इस लैंग्वेज को बोलते, दैट इज इंग्लिश। तो अगर हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज समझे तो देखिए लैंग्वेज समझने के लिए 4 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है लिसनिंग, दूसरा होता है रीडिंग, देन कम्स राइटिंग और फिर होता है स्पीकिंग। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इन 4 पैरामीटर्स में हम किसी भी भाषा को जज करते हैं। आपने भी कभी कोई फॉर्म भरा होगा तो लैंग्वेजेस नोन आती हैं और उसमें LRWS के कॉलम बने रहते हैं, आपको टिक करना होता है। तो ऐसे ही इस लैंग्वेज को भी गवर्न करने के लिए 4 पैरामीटर्स आइल्स के एग्जाम में टेस्ट करे जाते हैं। जिसमें अगर मैं आप कुछ और डेप्थ में बात करूं तो लिसनिंग में हम ऐसा रियल एनवायरनमेंट देते जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा था, ताकि बच्चा उससे फ्रेंडली हो जाए, एक्वेंट हो जाए कि उसको क्या करना है। देखिए और भी बहुत सारे लोग कराते होंगे लिसनिंग, सभी कराते हैं, इनफैक्ट हम भी कराते हैं, लेकिन हम बिल्कुल वैसा कराते हैं। वही सेम 4 सेक्शंस आएंगे, छोटी छोटी ऑडियो क्लिप्स आएंगी, आपको आंसर मार्क करना है, टाइम फ्रेम वैसी ही शीट रहेगी, वैसे ही उनको इवैल्यूएट किया जाता है। तो बेसिकली लिसनिंग इज ऑल अबाउट कि आप किस तरह सुन के चीजों को इनहेरिट कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो। एब्सोल्युटली कार्तिक, बिकॉज आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे तो आप वहाँ के जो फॉरेनर्स जो लेक्चर डिलीवर करेंगे, आप उनकी भाषा को कैसे समझ पाओगे? और अगर आप सुन के समझ नहीं पाओगे तो इट्स नॉट पॉसिबल हर चीज वो लिख के आपको समझाएं। तो आपको भाषा को सुन के समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट अगर आपको वहाँ पे रहना है, सर्वाइव भी करना है, तो आपको लैंग्वेज को सुन के समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आइल्स में 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है एकेडमिक। एकेडमिक स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं जो आगे पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉब सीकर्स होते हैं, और जनरल उनके लिए होता है जो इमिग्रेट करना चाहते हैं, जो वहाँ सेटल होने के लिए जाते हैं। तो उनके लिए भी क्यों आइल्स जरूरी होते हैं? उनको तो कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी, बट उनके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है बिकॉज उनको वहाँ पे सर्वाइव तो करना है। वहाँ पे सारे अंग्रेज हैं, इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, तो आप उनसे कैसे कॉन्वर्सेट करो? वो कुछ समझा रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो सर्वाइवल क्वेश्चन में आ जाता है। आई बिलीव कॉमनैलिटी आ जाती है, यहाँ से यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। यस एग्जैक्टली। तो लैंग्वेज एक्वेंटेंस बहुत जरूरी है। तो ये पहला मीटर लिसनिंग पैरामीटर लिसनिंग का था। आई होप समझ में आया होगा। बिल्कुल मैम। आइल्स के बाद दूसरा जहन में आ जाता है टॉफल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टॉफल ही आता है क्या? लोग मतलब क्वेरी, मतलब मैं इस तरीके से इस प्रोसेस करना चाह रहा हूँ कि आइल्स के बाद दूसरी क्वेरी किसके लिए आती है? बिल्कुल बहुत सही बोला आपने, टॉफल ही है। टॉफल भी लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पैटर्न में बहुत 19-20 डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं। तो दोनों लैंग्वेज को जज करते हैं और बस टोफल, कुछ यूनिवर्सिटीज टोफल प्रेफर करती है एज कंपेयर टू आइल्स। आइल्स से कंपेयर करें टोफल को, थोड़ा सा हाई लेवल होता है। ओके। तो मैम क्या थोड़ा सा टोफल चैलेंजिंग होता है कंपेयर टू आइल्स? देखिए अगर हम चैलेंजिंग की बात करें तो लाइफ इज अ बिग चैलेंज, उससे बड़ा चैलेंज तो कुछ नहीं हो सकता। अगर हम सरवाइव कर रहे हैं तो अगर इट इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन, इट इज ऑल अबाउट योर डेडिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, जिससे आप पत्थर को भी क्रैक कर सकते हैं। तो ये तो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं, सो ऐसा कोई चैलेंज नहीं होता कार्तिक। अगर मैं बताऊं, इट इज ऑल अबाउट योर स्पिरिट, आप कितने अच्छे से चीजों को समझ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। देखिए प्रैक्टिस को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अक्सर बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आके, बिकॉज उनको क्या लगता है ये लैंग्वेज टेस्ट है, तो उनको लगता है कि लैंग्वेज तो हम बहुत, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी, बट इट इज नॉट अबाउट दैट। हमें पर्टिकुलर फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर में चीजों को फ्रेम करना होता है। जैसे मैंने आपको लिसनिंग का बताया, अब मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, बट देखिए जब हम कोई दूसरी, हम इंडियंस हिंदी नेटिव स्पीकर हैं, तो हमें दूसरी भाषा उस एक्सेंट, उस डायलेक्ट में, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, वो जिस तरीके से बोलते हैं, जैसे हम लोग क्या करते
करते हैं इंटरेस्टेड इन योर स्टफ। देखिए जैसे मैं अगर कोई इंडियन बोलेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टफ, प्लीज डोंट कॉल मी अगेन और एल्स आई विल कॉल द कॉप्स। तो वो लोग बोलेंगे तो दे रोल देयर आर्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो वो इंटरेस्टेड नहीं बोलेंगे। कॉप्स नहीं बोलते, वो कॉप्स बोलते हैं, खाल बोलते हैं। तो ये ओ दे किस देयर आर, दे किस देयर डब्ल्यूज, दे साइलेंट देयर टीज, दे रोल देयर आर्स। तो ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिससे हम किसी नेटिव स्पीकर का डायलेक्ट समझ सकते हैं, एक्सेंट जिसे बोला जाता है कि ऐसे ही बोला जाता है और इसको ऐसे बोला जाता है। तो हम देखिए एक टाइम फ्रेम में कार्तिक, हमने कल भी ये पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, इट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप समझ जाओगे लेकिन उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आता आप उसको पॉज करिए, आप उसको रिवाइंड करिए, आप उसको रोक दीजिए, ऐसा नहीं होता। वन शॉट में आपको सुन के रिस्पॉन्ड करना होता है, आंसर्स को मार्क करना होता है। तो ये चीज अगर हमने पहले से बच्चों को ट्रेन नहीं करी, बच्चे को तो नहीं पता, बच्चे को अगर ऐसा बोल दीजिए ऑडियो आएगी सुनना मार्क करना है, बच्चा भी कहेगा बहुत इजी है, लेकिन उसको उसकी डिफिकल्टी या उसका चैलेंज तब तक समझ नहीं आएगा जब तक वो प्रैक्टिकली उस चीज को अटेम्प्ट नहीं करेगा, और हम जब तक उसको रियल एग्जाम से एक्वेंट नहीं कराएंगे कि रियलिटी में ऐसा होता है और इस लेवल को आपको फेस करना है। तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग टोफल की अगर हम बात करें तो यस ऑफ कोर्स आइल्स से थोड़ा सा लेवल टफ रहता है, बट मोर और लेस अगर हम देखें तो स्ट्रैटेजी सभी में सेम रहती है। अगर आप स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि टोफल भी कोई टफ एग्जाम है। मैम आपने लिसनिंग के बारे में बताया, तीन पहलू और बच जाते हैं, प्लीज उसके बारे में जी सर देखिए ऐसा है कि जब मैं बताने लगती हूँ तो मुझे लगता है मेरे सामने मेरा स्टूडेंट बैठा है और उसको मुझे परफेक्ट करके भेज रहे हैं आज। तो मतलब इन्फॉर्मेशन तो सर ऐसी है बिकॉज हम लोग तो वो आप ऐसे कह सकते हो कि हम लोग वो कुएं हो गए हैं कि जिन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो हम देते ही रहेंगे प्रोवाइडेड की जब तक बच्चा बिल्कुल अच्छे से ना समझ जाए। लेकिन ठीक है, मैं समय की नजाकत को बिल्कुल ध्यान दूंगी कि हम कम से कम समय में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाए। तो अगर मैं बात करूं बहुत फटाफट रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, देखिए इंपॉर्टेंस तो इनकी बिल्कुल इक्वल रहती है। आपको सभी में इंडिविजुअली सेक्शन वाइज स्कोर करना होता है। आजकल थोड़ी सी लिबर्टी मिल गई, आप बेस्ट का रिजल्ट टोफल में भी दे सकते हो, ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं रीडिंग के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊं, सो इट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। आप कैसे पैसेजेस को अप्रोच करते हैं, आप कैसे उनको डील और हैंडल करते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी बात आ जाती है स्पीड और एक्यूरेसी की, बिकॉज टाइम यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रेम रहता है। टाइम के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा पेपर को कंटिन्यू करने के लिए। तो बेसिक स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे हमने रीडिंग के लिए स्किमिंग, स्कैनिंग पे बात कर ली कि कैसे हमें कीवर्ड्स को रीड करना है, क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है, फिर पैसेज को अप्रोच करना है। तो कैसे कई बार मिक्स स्ट्रैटेजी यूज करी जाती है। तो ये बेसिकली मतलब बहुत प्रैक्टिकली हम बच्चों को एक्वेंट कराते हैं ताकि उसको रियल एग्जाम में कोई डिफिकल्टी ना है। और इसके लिए हम 1 2 3 नहीं, हम रेगुलरली 60 डेज तक मतलब 2 मंथ्स तक पूरे उनको डेली शीट देते हैं। वह कहता है जैसे 3 आवर्स का टाइम लिमिट रहता है, 1 आवर फॉर रीडिंग, 1 आवर फॉर राइटिंग, 40 मिनट्स फॉर लिसनिंग और 20 to 25 मिनट्स फॉर स्पीकिंग। तो एग्जैक्टली यहाँ पर बच्चे को 3-3.5 घंटे के लिए बुलाया जाता है और 1-to-1 करके हम लोग स्पीकिंग लेते हैं। तो अगर मैं दूसरी बात करूँ स्पीकिंग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, यही सेम चीज होती है जब बच्चे को इंटरव्यू के सामने करनी होती है। लेकिन जैसा कि आप भी इस चीज से बहुत अच्छे से परिचित है कार्तिक, आपने पहले भी मुझसे पूछा था फोबिया, इंटरव्यू फोबिया क्यों होता है? क्योंकि कोई अनजान व्यक्ति होता है, हाई प्रोफाइल का होता है, उसको देख के ही बच्चे के दिमाग में एक माइंडसेट होता है कि यार इंटरव्यू है, तो उसको आती हुई चीज भी वो क्लियरली नहीं बोल पाता, यहाँ लड़खड़ा जाता है, वो स्टैमर कर जाता है, जिसकी वजह से वो 100% नहीं दे पाता जो वो दे सकता था। तो उसी के लिए हम लोग माइक में इंडिविजुअली स्पीकिंग कराते हैं, कैसे थॉट प्रोसेस कराना है। इट इज जस्ट नॉट अबाउट स्पीकिंग कि आप कौन हो, क्या करते हो, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जो क्यू कार्ड राउंड होता है उसमें बेसिकली थॉट प्रोसेस कराने होते हैं कि कितने स्पॉन्टेनियस थॉट, बिकॉज 60 सेकेंड्स के फ्रेम में आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको थॉट्स डेवलप करने होते हैं। आप कीवर्ड्स को लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद अनइंटरप्टेडली आपको
नेक्स्ट 2 मिनट्स तक बोलना होता है। तो हम बच्चे को मेक श्योर कराते हैं कि उतने ही टाइम लिमिट्स जो उनको रियल एग्जाम में फेस करना है वो हम इंडिविजुअली, फिर उसके बाद हम ऐसा नहीं कि बच्चे ने बोल दिया, हम उसको फीडबैक देते हैं कि ये थॉट्स भी ऐड कर सकते थे और कैसे थॉट्स को बिल्ड किया जाता है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे टॉपिक सुना तो हमारे दिमाग किस डायरेक्शन, तो सारे W's को आंसर कर दो, व्हाट, व्हाई, वेयर, हूज, हुम। तो इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप क्लब कर दोगे तो आपको एक टॉपिक बहुत अच्छा खासा प्रिपेयर हो जाएगा। फिर इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ऐसे आप फ्रेम कर लो अपने आंसर्स को। तो ये कुछ हम 60 सेकंड्स के अंदर अंदर बच्चे को प्रिपेयर कराते हैं ताकि वो थॉरली बोल सके। बिल्कुल। तो इससे मुझे लगता है कि उनको काफी हेल्प मिलती है, बच्चों को जेन्युइन फीडबैक है। कभी मौका मिलेगा कार्तिकी जी दोबारा जरूर आइए, हम कुछ ऐसे बच्चों के साथ आपको मिलवाएंगे जो खुद अपना लाइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे हम लोग उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं, कैसे वर्ल्ड वाइड एजुकेशन ने उनको अनकंडीशनल सपोर्ट दी, अनटाइमली सपोर्ट दी। बिल्कुल मैम, एक कहावत कही जाती है कि अ गुड लिसनर कैन ओनली बिकम अ गुड स्पीकर। तो शायद मुझे लगता है ये जो एक रखा गया प्रोसेस लिसनिंग से लेके स्पीकिंग तक कुछ इसी तरीके से कि पहले अच्छा सुनो और फिर अच्छा बोलने के लिए तैयार हो जाओ। A good listener is always a good, if you want to be a good orator you have to be a good listener first। बिल्कुल सही बोला है। तो ये मैंने भी इनिशियली when I was a student मुझे समझ नहीं आता था, मैं हर चीज में मतलब मुझे बोलने की आदत थी, मुझे बोलना है कुछ तो मुझे उसमें इंटरप्ट करना है। बट ये मेच्योरिटी से हमें चीजें समझ में खुद से आई हैं, लेकिन ये चीज हम अपने बच्चों को मेक श्योर करते हैं कि वो बहुत जल्द समझ जाएं। जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी उनका डेवलपमेंट होगा, उतनी जल्दी वो एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच पाएंगे। तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज। देखिए कार्तिकी, ये भाषा है, भाषा सिर्फ लिसनिंग से नहीं होगी, आपको भाषा को सुन के समझना समझाना आना चाहिए। आप किसी को कोई बोल रहा है तो आपको उसको समझ आना चाहिए ताकि आप उसको रिस्पॉन्ड कर सको। कोई लिख के कम्युनिकेट कर रहा है तो आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए। आपको किसी को लिख के कम्युनिकेट करना है तो राइट वर्ड का सिलेक्शन, प्रॉपर ग्रामर, प्रॉपर पंक्चुएशन, अगर एक भी नहीं होगी तो वो अर्थ अनर्थ होने में देर नहीं लगाएगा। बिल्कुल। जैसे कि मतलब रिसेंटली आपको मैं बताऊं, मैंने अभी एक कॉपी चेक कर रही थी स्टूडेंट की एक, तो उसने लिखा था कि मॉम कॉमा लेट्स ईट, और ये उसको लिखना चाहिए था लेकिन उसने लिख दिया लेट्स ईट मॉम। कहने का मतलब एक ही है, मतलब एक में लग रहा है कि चलो मम्मी को ही खा लेते हैं, और दूसरे में मम्मी चलो खाते हैं। बिल्कुल। सो ये अगर हम राइट तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली, तो वो चिंता अगर चिंता नहीं करोगे, चिंता करोगे तो चिता पे पहुंच जाओ। वो एक डॉट का डिफरेंस जैसे हिंदी में होता है मात्राओं का, वैसी लैंग्वेज, बिकॉज ये तो भाषा है, तो ग्रामर, पंक्चुएशन, ये सारी चीजों पे हम बहुत बारीकी से एक एक स्टूडेंट की कॉपीज ना सिर्फ इवैल्यूएट करते हैं जेन्युइनली, उसके बाद मेक श्योर करते हैं कि प्रॉपरली बच्चे को फीडबैक दिया जाए। देखिए कार्तिकी, क्योंकि पर्पस यहाँ पे खत्म नहीं होता है, बच्चे ने टेस्ट दिया, हमने चेक करके उसका स्कोर्स बता दिए, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं हम लोग अपनी वाहवाही नहीं कर रहे हैं, बट हमारे स्कोर्स इतने नियर रहते हैं जिस तरीके से हम स्कोर करते हैं बच्चों को, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, 0.5 का हार्डली डिफरेंस आएगा उसके रियल आइल्स के स्कोर कार्ड में और हमारी प्रोग्रेस में। तो इतना बारीकी से एक एक स्टूडेंट को उसकी गलतियों पे सुधारा जाता है, और आई थिंक 2 to 3 मंथ्स का टाइम मोर देन सफिशिएंट होता है एक लैंग्वेज को बिल्ड करने का, स्ट्रांगली बिल्ड करने का। बिल्कुल मैम, आइल्स टॉफल पे हमारी चर्चा हो गई, कुछ और भी टर्मिनोलॉजी हैं जिस पे कंफ्यूजन रहती है, जीआरई, सैट, पीटी, जीमैट, तो मैम इसके बारे में भी बताइए, और मतलब इसको थोड़ा सा क्विक तरीके से बताइए। बिल्कुल बहुत क्रिस्प करने की कोशिश करूंगी मैं। तो अगर मैं जीआरई की बात करूं तो जीआरई तो एक वर्ड में डिफाइन कर दोगे, इट इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी। मतलब उसमें तो ऐसा है कि आप जितने ज्यादा वर्ड्स पढ़ लो, जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी, आप उतना अच्छा जीआरई कर पाओगे। तो इट इज ऑल अबाउट हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी। उसका सिर्फ एक वर्ड में आपको डिफाइन करूंगी, हम प्रैक्टिकली बच्चों को कैसे हेल्प करते हैं जीआरई क्रैक करने में। सो निमोनिक करके MEMONICS, ये टेक्निक होती है, लॉ ऑफ एसोसिएशन। मैं आपको अभी बैठे बैठे एक वर्ड रटवा सकती हूँ। रटवाना मतलब ऐसे बढ़ाऊंगी कि मैं आज से 4 साल बाद भी अगर आपसे मिलूंगी तो आपको वर्ड याद रहेगा। चलिए, तो मैं आपसे वर्ड पूछती हूँ, एक वर्ड है टर्बुलेंस। तो कार्तिक, आपको मतलब पता है इसका क्या होता है?
टर्बुलेंस मतलब मेरा जो फर्स्ट वर्ड आता है वो शेक आता है कि टर्बुलेंस हाँ, कुछ उससे कनेक्ट कर हलचल, पाता। हाँ, एग्जैक्टली। हलचल और वो तो शेक। हम कैसे करेंगे, जैसे वो एक गाना सुना है ना, खलबली है खलबली, हाँ। तो आप वो खलबली नहीं बोलेंगे, आप वो बोलेंगे। विजुअलाइज करिए वो गाना और उसमें वो टर्बुलेंस वर्ड फिट कर दीजिए, तो टर्बुलेंस है टर्बुलेंस। तो ऐसे करके आप, मुझे नहीं लगता आपको रटने की या वर्ड को प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। ऐसे ही क्रेजी कि अगर हम सिनोनिम, वो आपने गाना सुना होगा, डी से डांस दे दे चांस, क्रेजी हम भी हो लेंगे। तो वो जो क्रेजी था, इसके सिनोनिम्स होते हैं इनसेन, लूमी, ग्लूमी, नोमैड। तो हम क्या करेंगे, एक एक बार उसको गाने में वर्ड को चेंज करके पुट करते जाएंगे। तो हमने पूरे उसके सिनोनिम्स जितने भी होते हैं हमने उन पे वर्क कर लिया। बर्सर्क हम लोगों को पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से रटवाई जाती थी, वो एक सबसे अच्छा तरीका था कि गाने के माध्यम से। एग्जैक्टली ये टेक्निक्स होती हैं, इसमें कुल मिला के 5 टेक्निक्स होती हैं। देखो, सभी वर्ड्स को आप एक टेक्निक से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, और इनसे बड़ी चीज हम ऐसा क्यों कराते हैं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन टू बाय हार्ट ऑल द वर्ड्स। क्या हम कोई रोबोटिक चिप नहीं है हमारे दिमाग में जो हम सारे वर्ड्स को एक शॉट में प्रैक्टिस कर लें, फिर रोज 5 पढ़ें उसको 5 दिन तक, 5 महीने तक। अब अगले महीने तो आपका पेपर नहीं और आज पढ़ना, तो ऑफ कोर्स 6-7 महीने बाद आपका पेपर होगा। तो 6-7 महीने की जो पहले दिन पढ़ा था रोज रोज हमको, तो कलेक्शन 500 वर्ड 1000 हो जाएंगे, 2000। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी आप ऐसे एसोसिएट कर दो कि वो आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाए विदाउट प्रैक्टिस। तो हम ऐसा चैलेंज लेके बच्चे को अपनी पोजीशन में लेके हम उनको समझाते हैं कि कितना क्विक वे में और मोस्ट इफेक्टिव तरीके से उसको वो वर्ड प्रैक्टिस हो जाए। वोकैब का पार्ट हो जाता है तो आई थिंक ये 60% जीआरई का टास्क कंप्लीट हो जाता है। मैम, जीआरई जैसे आप स्पेसिफिक बता रहे हैं वोकैब, हाँ तो जी। जैसे आइल्स अपने में एक पूरा फॉर्मेट है, तो ये हाँ, डिफरेंस जीआरई का भी होता है, जीआरई में और जीमैट की बात, जीआरई, जीमैट, सैट, ये लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम नहीं है। अगर मैं आइल्स, टोफिल की बात करूं, ऐसा पीटी होता है, पहले ड्यूलिंगो भी हुआ करता था, पेंडेमिक के टाइम पे बहुत चला था, बट अब उसको वो एग्जिस्ट नहीं करता, इनफैक्ट उसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो आइल्स, टोफिल, पीटी, ये लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, जिसमें पीटी जो होता है बहुत इंफीरियर है, बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो, बहुत इसका लेवल, डिफिकल्टी लेवल कोई हाई नहीं होता, एवरेज से भी बिलो एवरेज है, ठीक है। तो इसकी रैंकिंग ऐसे देखिए, टोफिल, आइल्स और फिर पीटी आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑन दी अदर साइड, जीआरई, जीमैट और एसएटी, तो ये कोर लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम नहीं, ये लैंग्वेज को टेस्ट नहीं कर रही, ये एज अ सब्जेक्ट की नॉलेज देखते हैं। तो इसमें आपको एक सेक्शन होता है इंग्लिश का, वर्बल, एक होता है आपका क्वांट का, जिसमें मैथ्स पूछी जाती है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने जीआरई से स्टार्ट करा था, तो जीआरई में हम बात करें तो एक होता है पूरा उनको सेंटेंस कंप्लीशन, जिसमें पूरी वोकैबुलरी पूछी जाती है, और दूसरा अगर हम पार्ट देखें वर्बल का ही, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, अनसीन पैसेजेस आते हैं। तो आपको दोनों सेक्शन को फिर जोड़ के इसकी मार्क्स दिए जाते हैं, और मैथ्स का अलग होता है, फिर टोटल आपकी 780 में से मार्क्स आते हैं। तो जी आप प्लीज। तो इस तरीके से मतलब इंग्लिश अगर हमें प्रिपेयर करनी है तो इसको सिर्फ लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, इसमें हमें पैसेजेस को, अनसीन पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अप्रोच करना है, और कैसे अलग अलग क्राइटेरियाज, कई बार हमें एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है जो क्लियरली स्टेटेड है, कई बार हमें इम्प्लिसिट आइडियाज फेच करने होते हैं, जैसे ओपिनियन, एटीट्यूड, ये सारी चीजें। तो ये काफी ट्रिकी पार्ट होता है। इन सारे एग्जाम्स या टेस्ट में एडवांसमेंट्स भी आती रहती हैं, मतलब हर साल में आई हर्ड जीमैट में भी कुछ एडवांसमेंट्स आई हैं, मार्किंग पैटर्न भी थोड़ा बहुत कुछ चेंज हुआ है। बिल्कुल ये अक्सर होता रहता है, पेंडेमिक के बाद से कुछ क्रूशियल चेंजेस हुए थे। तो और एक बहुत अमेजिंग चीज है जीमैट के बारे में कि अगर आपने उसका सीबीटी होता है अभी, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस अगर आपने सही से अप्रोच करे तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट है। तो बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें गलत कर देना चाहिए, सो इट्स नॉट अबाउट दैट, बच्चों को गलत नहीं करना चाहिए, उनको स्ट्रैटेजिकली ही अप्रोच करना चाहिए। ये उनके उसी में ऐड ऑन करता है कि उन्हें इस डिफिकल्टी लेवल को क्रैक करा था, और स्कोरिंग उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो कुछ मेजर टॉपिक्स तो डिलीट नहीं हुए हैं, मार्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, बाकी एज कुछ डिफरेंस नहीं है। राइटिंग एज इट इज जीमैट में 2 होते हैं और जीआरई में 1 होता है, तो वो सारी चीजें मुझे लगता है कि पैटर्न बदल सकते हैं, लेकिन मेहनत उसी तरीके से करते रहना है, चैनल खुद को चैनलाइज करते हुए चैलेंज को फेस करना ही करना है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। आई वुड आल्सो लाइक टू नो कि आप
आपका जब ये प्रोसेस रहता है तो बच्चों की जो नई क्वेरीज रहती हैं, इवॉल्विंग क्वेरीज जिसे मैं कहूंगा कि एक दिन कुछ एक चैलेंज लेके आएंगे, दूसरे दिन, तो आप कैसे कोप अप करते हैं? आपकी तैयारी कैसे रहती है कि यार आज तो ये प्रश्न पूछा, चलो आज मैंने जवाब दे दिया, दूसरे दिन कोई नया चैलेंज है, तो आप कैसे? बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये तो, एग्जैक्टली तो लिटरली इट इज फुल ऑफ चैलेंज। तो देखिए सर, ये शायद उन लोगों को ज्यादा इस बारे में सोचना पड़ता है जो कहीं ना कहीं जिन्होंने आजकल या अभी एक कुछ महीने या सालों पहले स्टार्ट करा। बट आई हैव बीन इनटू दिस, मैं इन्हीं चीजों में पिछले 8-9 सालों से हूँ, तो आई एम वेरी वेल अवेयर कि किस बच्चे किस हद तक सोच सकता है और उसके क्वेश्चन करने का भी लेवल कहाँ तक जा सकता है। तो जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, हमें उनका IQ लेवल, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, रिटेंशन कैपेसिटी और वो नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन से बहुत अच्छे से हम लोग जज कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली समझ में आ जाता है कि इनका क्या क्वेश्चन होने वाला है। तो हम पहले से ही उनकी, जैसे मैंने आपको एग्जैक्टली बताया कि वी आर वेरी मच कस्टमाइज। तो देखिए यही हमारी शायद USP भी है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन की, कि अगर आप कस्टमाइज नहीं होगे तो आप लॉट में अगर कर रहे हो तो कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा। नो डाउट जो बेस्ट है वो कहीं से भी कर लेगा, लेकिन हमारा कंसर्न एवरी सिंगल स्टूडेंट पे रहता है। तो अगर हम इतने कस्टमाइज जा रहे हैं, हम एक हर सिंगल स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि वो अच्छे बार यूनिवर्सिटी में जाए, वो प्लेस हो जाए, तो हमें इंडिविजुअल अटेंशन देनी होती है। इसीलिए हमारे कस्टमाइज्ड बैच रहते हैं जिसमें हम स्टूडेंट के इन आउट्स को बहुत अच्छे से रीड करने का, एनालाइज करने का हमें टाइम अवेलेबल होता है और हम कर पाते हैं अच्छे से। मैम अंत में है पॉडकास्ट के, रैपिड फायर राउंड भी होगा, लेकिन एक जो मेरा टेस्ट होगा, एक जो मेजर क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा या एडवाइस पूछना चाहूंगा, वो वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप हर एक स्टूडेंट के लिए देना चाहते हैं। वो शायद एक की टर्मिनोलॉजी में हो सकता है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड में भी हो सकता है, कि वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप चाहते हैं कि बच्चा जरूर फॉलो करे। देखिए, अगर मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा पैराफ्रेज करूं या इसको रिफ्रेम कर दूं, तो इट इज, आप मुझसे इनडायरेक्टली पूछना चाहते हैं सक्सेस मंत्रा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कार्तिक, कुछ भी करें, हम घर के काम से लेके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, सो एक ही वर्ड में आप इस पूरे ग्लोब को एक्सेल कर सकते हो। लाइक यू कैन सक्सीड, यू कैन रीच ऑन टॉप, इट इज जस्ट प्रैक्टिस। आप कितने भी वेल वर्स क्यों ना हो, कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, कभी भी किसी भी सेक्शन को, किसी भी टेस्ट को अंडर एस्टिमेट मत करिए। अगर उसका लेवल कुछ सेट किया गया तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स ने वो लेवल, वो चीज़ें सेट करी है। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का 100% रोल रहता है, और कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ही सक्सेस मंत्र है, हर चीज के लिए आंसर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही रहेगा मेरा। मैम अब हम पहुंच चुके हैं पॉडकास्ट के मोस्ट आखिरी राउंड पे। हाँ, तो मैम अब क्वेश्चंस आएंगे जो कि होंगे रैपिड फायर राउंड पे, और मैं क्विकली आपसे पूछूंगा और क्विकली आपको रिस्पॉन्स करना है। तो व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर क्रैकिंग आइल्स? प्रैक्टिसिंग इफेक्टिवली। मैम एक ऐसा मिथ जो आप GRE के लिए डिबंक करना चाहेंगे? Vocabulary is a monster. TOEFL or PT, which one is the tougher? Certainly TOEFL. What's your favorite section to teach? Grammar. A quick tip to handle exam stress. Be confident, सब कुछ आता है तुम्हें, तुम जंग जीत जाओगे। Ideal preparation time for SAT? 90 days more than sufficient, दोनों को हैंडल करे, क्वांट वर्बल को। Paper based or computer based exam, which do you prefer? I personally vouch for paper-based test. Your go-to resource for improving vocabulary? I think it's self brain IQ आपकी कितनी है, जैसे आप रिलेट कर पाते हो, as I shared with mnemonics. The most satisfying part of being an exam trainer? हाँ, बच्चों का रिजल्ट। What's harder, preparing for the exam or waiting for the results? ओह, वेट करने का टाइम बहुत बड़ा होता है, वेटिंग टाइम। Your best advice for students taking their test tomorrow? Be cool, सबको चाहता है, बिल्कुल फोड़ दोगे एग्जाम। Be confident. Coffee or tea before an exam prep session? Nothing, just water. It keeps students hydrated and mentally fresh. Listening test में एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए? I think बच्चे listening को underestimate कर लेते हैं, so don't dare to do that. If you had to pick one, मतलब I know this one, but still, grammar or vocabulary? Vocabulary, personal favorite. What's your favorite online tool for practice test? Our own worldwide education app. Best study environment, library, home या cafe?
घर तो जन्नत है, स्वर्ग है, होम ऑफ कोर्स. The first thing students should do after they get their test scores. Be calm, not to go in the air. What's your favorite motivational quote for students? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. और इसी प्रकार हम भी जीत चुके हैं अपना थर्ड पॉडकास्ट सेशन. बातचीत हो रही थी हमारी नेहा सचदेव मैम से और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, काफी इंटरेस्टिंग डिलीवरी के साथ हमको जानने को मिले. मैम ने आइल्स, टॉफल, जो भी वर्ड्स मेरे ड्रिबल होते थे उन सबका एक्सप्लेनेशन बखूबी दिया. रैपिड फायर राउंड तो मस्ट वॉच है, तो आपको पॉडकास्ट एंड तक देखना होगा. सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग वर्ल्ड वाइड एजुकेशन पॉडकास्ट. थैंक यू सो वेरी मच. Thank you very much.